नमस्कार विद्यार्थियों और सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके मध्य में लेकर के उपस्थित हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2010 यानी कि टीजीटी हिंदी 2010 उत्तर प्रदेश के मॉडल पेपर को लेकर, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग पूरे 125 वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे, समझेंगे, उसके व्याख्यात्मक हल को भी जानेंगे। तो पूरे धैर्य के साथ में पूरे सेशन को ठीक प्रकार से वॉच करिएगा। कोई पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहेगा। एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। कौन सा है इनमें से कामदेव का पर्यायवाची शब्द? आप सभी को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 3 मनोज। ये क्या है आपका? कामदेव का पर्यायवाची है। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे फटाफट वाली सीरीज में, क्योंकि काफ़ी समय लगेगा इस पूरे मॉडल पेपर को देखने में। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। कौन सा है इनमें से यौगिक शब्द? यौगिक का मतलब होता है साथियों वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर के बने हों। तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 2 परोपकार, तो राइट होगा, यानी पर धन उपकार, ये दो शब्दों के योग से बना है। और दशानन, चतुर्मुख और गोपाल ये जो है योग रूढ़ शब्द हैं तीनों। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कौन सा आपका सही उत्तर होगा बताना है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग यानी पहली बार किस राज्य में हुआ था? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 गुजरात, तो राइट होगा, यानी गुजरात में राजा जयभट्ट थे। लगभग 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास देवनागरी लिपि का प्रयोग अभिलेखों में होता है। फिर अगला है, निम्नांकित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? झा, ठा, जा, का, ता। कौन सा है इनमें से अघोष भी है और अल्प प्राण ध्वनि? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 4, तो ठीक माना जाएगा, यानी का और ता जो है ये ध्वनियाँ कैसी हैं? अघोष और अल्प प्राण हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? विषम, असंगति, व्यतिरेक, निदर्शना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार लगातार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसके लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो राइट होगा, यानी कौन सा अलंकार है? असंगत अलंकार है। क्यों असंगत है? द्रग यानी नेत्र उलझ रहे हैं, टूट रहा परिवार है, चतुरों के हृदय जुड़ रहे हैं, चित्त में प्रीत यानी प्रेम बढ़ रहा है, दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, कोई यह संगत नहीं बैठ रही है किसी भी काम की किसी दूसरे कार्य से, इसलिए असंगत अलंकार होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? 2, 3, 1, 4। कितने खंडों में है विद्यार्थियों? आप सभी को बताना है। अपनी धरती अपने लोग ये आत्मकथा, तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो राइट माना जाएगा, यानी कि 3 खंडों में है ये आत्मकथा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं? नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया, अनीता जैन।
किसका कहानी संग्रह है दूसरा ताजमहल? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प एक, नासिरा शर्मा, तो राइट जवाब माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? सुनीत कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे। कौन सा है आपका सही उत्तर, बताना है फटाफट से। तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प एक तो ठीक होगा, यानी जो है सुनीत कुमार चटर्जी जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की। तो कैंची अंग्रेजी का तो है ही नहीं, यानी यह विकल्प ऑलरेडी गलत है। बच्चे आपके तीन विकल्प, इसमें से आपको बताना है कैंची किस भाषा का शब्द है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प चार तो ठीक होगा, यानी कैंची आपका तुर्की भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता, भिन्न मतलब असमान, तो इनके स्थान पर क्रमशः इनका परिवर्तन आए आए औ आओ में हो जाता है। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयादि। क्या है आपका उत्तर, बताना है आपको। तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प चार तो राइट होगा, यानी आयादि संधि। क्यों? जब ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न यानी असमान स्वर आता है तो उनके स्थान पर आए आए औ आओ ये परिवर्तन जो है यण संधि में ही होता है, सॉरी माफ़ करिएगा, आयाद संधि में ही होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। बोलती प्रतिमा इसकी विधा क्या है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प एक तो राइट होगा, यानी रेखा चित्र विधा की रचना है बोलती प्रतिमा। फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी, अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकूल सदृश है, भाषा पैतृक संपत्ति है। आप सब समझ रहे होंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प यानी असत्य अर्थात गलत है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प चार तो राइट होगा, भाषा जो है पैतृक संपत्ति अर्थात किसी की बपौती नहीं होती है, ये सामाजिक संपत्ति है क्योंकि समाज में ही हम सब सीखते हैं। परिवर्तनशील है, यानी इसमें परिवर्तन होता रहता है, और हमें कुछ नहीं आता है तो अनुकरण के द्वारा हम सीख लेते हैं, इसलिए अनुकरण के समान है। ये सारी बातें ये ठीक हैं। फिर अगला है आपका क्वेश्चन, शहर में कोई किसी की जात नहीं पूछता, शहर के लोगों की जात का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। ये कथन किस रचना से लिया गया है? परती परिकथा, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, मैला आंचल। तो इसको भी, इस कथन को आप सब लोग कई बार पढ़े होंगे, कई सारी जगहों पर। आपका उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प चार तो ठीक होगा, यानी मैला आंचल उपन्यास का ये जो है कथन है। और आप सभी को बताना है कि मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशित हुआ है और इसके लेखक कौन है। शहर में कोई किसी की जात नहीं पूछता, शहर के लोगों की जात का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता है। ये है मैला आंचल उपन्यास से कथन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, हरियोध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन सा सही उत्तर है इसमें? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प तीन तो राइट होगा, यानी ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हरि बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। किसकी है कहानी हरिबिंदी? तो आप सभी अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प तीन तो ठीक होगा, यानी मृदुला गर्ग की कहानी है हरिबिंदी। आगे बढ़ रहे हैं, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है? सांप और छछुंदर जैसा होना, सांप का छछुंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछुंदर का सांप हो जाना। कौन सा आपका सही उत्तर है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प तीन तो राइट होगा, यानी भईगत सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दुविधा में पड़ जाना। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं? मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी।
शेष कादम्बरी उपन्यास किसका है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 4, तो राइट होगा, यानी अलका सरावगी जी का है। फिर अगला क्वेश्चन है, भवभूति का मूल नाम क्या था? देखते हैं हम लोग। श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। क्या है भवभूति का मूल नाम? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 3, तो राइट होगा, यानी श्रीकंठ भवभूति का मूल नाम है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सभी को उत्तर रामचरितम किसकी रचना है। अगला है, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रविशेषण। तो इस क्वेश्चन में आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 3, तो राइट माना जाएगा, यानी राम की गाय बहुत काली में काली क्या है? विशेषण है। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बहुत क्या है इस वाक्य में। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र 9 पंक्ति वाली कविता का संबंध है, यानी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये पंक्ति किसकी है? प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र 9। आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प 4, तो राइट होगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरि ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी जत्ती ने। कौन सा सही उत्तर है? आप सब जानते होंगे, ये कई क्वेश्चन जो है हमने कई बार आप लोगों के समक्ष कई कक्षाओं में कराया भी है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प 2, तो ठीक माना जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की है? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से। कौन सा सही जवाब है? तो आप सब जानते हैं इसका उत्तर क्या सही है। जवाब आ रहा विकल्प 3, यानी ब्राह्मी, तो राइट माना जाएगा, अर्थात देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान जो है सूची 2 से आपको करना है और कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। यानी क्या है, एक तरफ है शब्द, दूसरी तरफ है उनके प्रकार, किस प्रकार के शब्द हैं। तो सबसे पहले है आपका संकल्प, ये किस प्रकार का शब्द है? संकल्प ये तत्सम शब्द है। फिर है सूरज, सूरज ये आपका तद्भव शब्द है। फिर है काका, काका ये आपका देसी शब्द है। फिर है मोटर, और मोटर यानी किस प्रकार का है? तो मोटर ये आपका विदेशी शब्द है। यानी संकल्प तत्सम शब्द है, सूरज तद्भव शब्द है, काका देसी शब्द है, मोटर विदेशी शब्द है। इस प्रकार आपका सही मिलान किया गया है। फिर और अगर आप कूट की बात करेंगे तो आपका विकल्प 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीप शिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। कौन सी रचना नहीं है महादेवी वर्मा की? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 3, तो राइट होगा, आंगन के पार द्वार ये रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। फिर किसकी है आप सभी को बताना है। और यामा, दीप शिखा, निहार, रस्म, नीरजा, सप्तपर्णा, हिमालय, बहुत सारी रचनाएं जो है महादेवी वर्मा जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास की रचयिता हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, माखनलाल चतुर्वेदी, केशवदास। किसने लिखा है खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्री प्रवास? आप सभी को अपना उत्तर देना है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, तो राइट होगा। और ये महाकाव्य जो है 1914 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है? रविंद्रनाथ त्यागी, आगे लतीफ़ घोंघी, हरिशंकर परसाई। कौन नहीं है इनमें से व्यंग्यकार? तो
तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 तो ठीक होगा, यानी अज्ञेय ये व्यंग्यकार नहीं है। और रवीन्द्रनाथ त्यागी, लतीफ़ घोंगी, हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं। आपको बताना है अज्ञेय जी हिंदी के किस प्रकार के उपन्यासकार हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है, क्या नाम है? माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प 3 तो राइट होगा, यानी रेखाएं बोल उठी। माटी की मूर्तें ये किसकी रचना है आपको बताना है। अतीत के चलचित्र किसने लिखा है। दीप जले शंख बजे किसने लिखा है। इन सभी के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है। पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, दोपहरिया के फूल। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है? तो आप लोग अपना जवाब इस क्वेश्चन के लिए दे रहे हो विकल्प 3 तो ठीक माना जाएगा, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृत जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। 84 वैष्णों की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवी जी के साथ, 3 दिन। कौन सी नहीं है जीवनी विधा से संबंधित रचना? तो आप सभी का इस क्वेश्चन में जवाब आ रहा विकल्प 2 बसेरे से दूर तो ठीक होगा। और आपको बताना है बसेरे से दूर ये किस विधा की रचना है और किसने लिखा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा, झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामः, आत्मदाह। यानी कौन से विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सभी उपन्यास हैं। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन में विकल्प 2 तो ठीक माना जाएगा, यानी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा ये सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा ये सभी उपन्यास किसके हैं विद्यार्थियों? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। और झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या ये सब उपन्यास किसके हैं? यशपाल जी के हैं। फिर सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामः, आत्मदाह ये सभी उपन्यास चतुरसेन शास्त्री जी के हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर है द्विगु समास का उदाहरण है, कौन सा है? राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। कौन सा है द्विगु समास का उदाहरण? तो आप सब अपना जवाब दे रहे हो विकल्प 3 तो ठीक माना जाएगा, यानी त्रिभुवन। और द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। और राजा रानी में कौन सा समास है आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर। अगला है निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ये मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। कौन सा इनमें से अशुद्ध यानी आपसे गलत पूछा जा रहा है? तो आप सब अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 2 तो ठीक माना जाएगा, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यही गलत है। कच्चे तेल की कीमत घट गई है तब तो सही हो जाता, और गया है वाक्य ही गड़बड़ कर रहा है। फिर अगला है पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक है। और पुस्तक मेज पर रखी है इस वाक्य में कौन सा कारक है विद्यार्थियों, ये भी आपको बताना है। ये मेरे सपनों का घर है, ये भी ठीक है। और कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, ये भी सही है। और आपका उत्तर विकल्प 2 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निष्फल न होने वाला, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। कौन सा आपका सही जवाब है? जो निष्फल ना होने वाला उसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प 4 तो ठीक माना जाएगा, उसे अमोघ कहते हैं। जैसे अमोघ अस्त्र होता था पहले पौराणिक समय में, प्राचीन समय में, यानी वो अपना काम करके आता था, निष्फल नहीं होता था। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है।
9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो कौन सा सही उत्तर है इस क्वेश्चन में? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4 तो ठीक होगा, यानी 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या है? अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है भवभूत की रचना का नाम है। उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित, हरिचरित दर्शन। तो भवभूत की रचना का नाम क्या है? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प 1 उत्तर रामचरितम तो ठीक होगा। और आपको बताना है उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं और किस विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकाः इस्म, वयम भारत राष्ट्रे नागरिकाः अस्ति, वयम महतः भारतस्य नागरिकाः इस्म, वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः इस्म। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विद्यार्थियों विकल्प 4 तो ठीक होगा, यानी हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं। तो वयम माने हम, महान माने महतः, और राष्ट्र से माने राष्ट्र के, नागरिक माने नागरिका, और इस माने हैं। यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास, मीराबाई। किसकी रचना है प्रेम वाटिका? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प 1 तो ठीक होगा, यानी प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज, अमी। कौन सा इनमें नहीं है कमल का पर्यायवाची? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प 4 तो ठीक माना जाएगा, यानी अमी ये जो है कमल का नहीं बल्कि किसका? अमृत का पर्यायवाची है। और अरविंद, शतदल, सरसिज कमल के पर्यायवाची हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। कौन है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 कबीरदास तो ठीक माना जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कबीरदास के पुत्र पुत्री का क्या नाम था। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुवस्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय, प्रेमलोक। कौन सा नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1 ध्रुवस्वामिनी तो ठीक होगा। ध्रुवस्वामिनी नाटक के नायक नायिका का नाम आपको बताना है, और जयशंकर प्रसाद जी किस प्रकार के नाटककार हैं ये भी आपको बताना है। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आप सभी अपना इस क्वेश्चन के लिए उत्तर दे रहे हो विकल्प 1 अंधकार तो ठीक होगा, यानी अंधकार ये कैसा है? तत्सम शब्द है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे, वासव दत्ता। उपाध्याय जी का कौन सा काव्य ग्रंथ है? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 3 चोखे चौपदे तो ठीक होगा। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अज्ञेय की रचना है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवन दूत, हरी घास पर क्षण भर। तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 तो ठीक होगा, हरी घास पर क्षण भर। चिंता, इतलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो, करुणा प्रभा में आंगन,
के पार द्वार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये सभी रचनाएं जो है अज्ञेय जी की काव्य कृतियाँ हैं। फिर अगला है अशोक के फूल, निबंध रचित है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। अशोक के फूल ये निबंध किसका है? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी तो ठीक होगा। और कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है आप लोगों को कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के निबंधकार माने जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अज्ञेय, निराला, धूमिल, सुमन। कौन सा सही उत्तर है आपका? जवाब आ रहा है विकल्प 2 तो ठीक होगा, यानी अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और अनामिका काव्य संग्रह कितने भागों में प्रकाशित है, कब कब प्रकाशित है, आप लोगों को बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 4 आपके विकल्प सामने हैं, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद होगा दुष्प्रकृति का? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन में आ रहा विकल्प 2 तो सही होगा, दो धन प्रकृति। और आपको बताना है कि इसमें संधि कौन सी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? तुलसीदास, जायसी, विद्यापति, नंददास। आप सभी को पता है कि मैथिली बोली के इनमें से लोकप्रिय कवि कौन है। तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 विद्यापति तो ठीक माना जाएगा। इन्होंने लिखा है देसिल बैना सब जन मिठा तई तई सन जपो अभट्टा, यानी देसी बोली के जो बैन होते हैं सबको अच्छे लगते हैं, आगे बढ़ेंगे, सबको प्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध रूप कौन सा होगा? 4 रूप आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा इनमें से आपका उत्तर। तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प 3 तो ठीक होगा, यानी हस्तक्षेप ये वर्जन आपका सही माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। किसने, यानी सूरदास की कौन सी कृति इनमें से नहीं है? तो आप सभी को पता है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प 2 यानी दोहावली तो ठीक होगा। दोहावली नाम से कई लोगों ने रचनाएं की हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सूरदास की किस रचना को दृष्टिकूट पदों का संग्रह कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आंसू शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं, किस प्रकार का शब्द है आंसू? तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 2 तद्भव तो ठीक माना जाएगा, और आंसू का तत्सम अश्रु होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। कौन है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक? तो आप सभी इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दे रहे हो विकल्प 2 रामानुजाचार्य ठीक होगा। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य। और मध्वाचार्य किस वाद के प्रतिपादक हैं ये भी आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास। किसने की है अष्टछाप की स्थापना? तो आप सभी अपना इस क्वेश्चन के लिए पुष्टि मार्ग की पूछ रहा है, स्थापना किसने की है? जवाब आ रहा है विकल्प 2 यानी वल्लभाचार्य तो बिल्कुल सटीक माना जाएगा। फिर आप सभी को बताना है अष्टछाप की स्थापना कब और किसने की है। अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक कौन था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। कौन है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक? तो आप सभी लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प 3 यानी बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन तो ठीक माना जाएगा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका ये कहाँ से निकलती थी, कब प्रकाशित हुई है, आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? नंददास, परमानंददास, छीत स्वामी, हरिव्यास देव। कौन नहीं है इनमें से विद्यार्थियों अष्टछाप का कवि? तो आप सभी लोग अपना जवाब दे रहे हो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4 हरिव्यास देव ये अष्टछाप में नहीं आते हैं।
और कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सभी लोग जो है 8 अष्टछाप के कवियों में गिने जाते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है, बादल राग कविता के रचयिता कौन हैं? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। किसकी ये कविता है बादल राग? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 3, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बादल राग, सही माना जाएगा आपका उत्तर। फिर है अगला, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 4, तो ठीक होगा। यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन की। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है, कौन कौन से नाम हैं, आप सभी को स्पष्ट रूप से लिखकर उत्तर देना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्यकृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब काव्य या लंबी कविता? कौन सा है आपका सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है और इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 4, तो राइट होगा। यानी असाध्य वीणा, यह एक, इसको प्रलंब काव्य की भी कहते हैं या इसके लंबी कविता के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखते हैं हम लोग, विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, दीपक। क्या होगा सही जवाब इसका, आप लोगों को बताना है फटाफट से। तो जहाँ पर बिना यानी कारण के बिना जहाँ कार्य उत्पन्न होता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, अर्थात विकल्प 1 आपका उत्तर आ रहा है तो सही होगा। जैसे कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो क्या है, पद नहीं, पैर नहीं, फिर भी चल रहा है, हाथ नहीं फिर भी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। और इसके ठीक विपरीत होता है विशेषोक्त अलंकार विद्यार्थियों, क्योंकि विशेषोक्त में क्या होता है, जहाँ पर कारण होगा लेकिन कार्य नहीं होगा। जैसे कि पानी बिच मीन प्यासी, पानी है, पानी के बीच में जब मीन यानी मछली रह रही है तो प्यासी कैसे है, अर्थात यहाँ पर विशेषोक्त अलंकार होगा। हम सभी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुई उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 1, यमक अलंकार, तो राइट माना जाएगा। और ये दोहा बिहारी जी का है, बिहारी सतसई से लिया गया है। और इसमें क्या है, उर्वशी, उर्वशी, एक तो उर्वशी जो हृदय में बसी है और दूसरी जो देवलोक से आई हुई अप्सरा उर्वशी है, अर्थात यमक अलंकार होगा। और यमक अलंकार की परिभाषा ही है जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, 4 प्रकार दिए गए एक ही वर्तनी के, आपको बताना है सही रूप क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प 3, तो ठीक माना जाएगा, कुमुदिनी ये सही रूप होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता। नाटक जारी है ये किस विधा की रचना है? फटाफट से आप लोगों को उत्तर करना है, किसी भी कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है। नाटक जारी है, आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प 4, तो ठीक माना जाएगा, अर्थात नाटक जारी है ये क्या है? कविता है। हम सभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गंगा का एक नाम है, यानी यहाँ पे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। हंस सुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। क्या है गंगा का एक अन्य नाम? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 3, विष्णुपदी, तो राइट माना जाएगा। विष्णुपदी जैसे विष्णु के पैरों के नीचे से निकला हुआ माना गया है, कहीं कहीं पे उल्लेख मिलता है। फिर अगला है आपका क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है।
अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी कौन सी नहीं है पूर्वी हिंदी की बोली? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो ठीक होगा, भोजपुरी नहीं है, क्योंकि भोजपुरी, मगही, मैथिली ये जो है बिहारी हिंदी की बोली है, और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, रस सूत्र की अनुमितवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? भट्ट नायक, अभिनवगुप्त, लोल्लट, शंकुक। तो रस सूत्र की अनुमितवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प 4, आचार्य शंकुक, तो राइट माना जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है भट्ट लोल्लट की व्याख्या का नाम क्या है, और अभिनवगुप्त की व्याख्या का नाम क्या है, और भट्ट नायक की व्याख्या का नाम क्या है, किस नाम से दिया है। आगे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी, रानी कौन सा नहीं है इनमें से स्त्रीलिंग? तो क्वेश्चन नंबर 65 के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प 1, तो राइट माना जाएगा। पानी जो है पुल्लिंग शब्द है, मानी, कहानी, रानी ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय, इनमें से सभी। तो निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या है विद्यार्थियों? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1, तो राइट माना जाएगा, यानी अर्धरात्रि का जो समय होता है उसे कहते हैं निशीथ। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमदा, शिवानी। झूला नट उपन्यास किसका है ये? तो आप सब अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 1, मैत्रेयी पुष्पा, तो ठीक माना जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है झूला नट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं? यानी उत्तर कबीर क्या ये रचना का नाम है? इस पर व्यास सम्मान दिया गया है, किसे दिया गया है? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। कौन सा सही उत्तर है? तो आप लोग अपना जवाब दे रहे हो विकल्प 2, तो ठीक होगा, यानी उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान किसको मिला है? केदारनाथ सिंह जी को। और आप सभी को बताना है केदारनाथ सिंह जी ये किस तार सप्तक के कवि हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद मंझन। कौन नहीं है प्रेम मार्गी कवि? तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1, सूरदास, तो ठीक होगा। सूरदास जो है भक्ति काल की यानी सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और आप सभी को बताना है चंदायन रचना किसकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका क्वेश्चन है, सही युग्म पहचानिए। पहचानिए भाई, कौन सा है सही युग्म? काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। तो आपको लग गया होगा सही क्या है। काले टोपी नहीं होता है, गलत है, काली टोपी होता। सुनहरी पत्ता नहीं होता, सुनहरा पत्ता होता तो चल जाता भले ही, लेकिन ये गलत है। उड़ता हुआ चिड़िया ये भी गलत, उड़ती चिड़िया होता। आप सही, आपका कौन सा उत्तर है? विकल्प 3 आपका जवाब आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी दुबला पतला लड़का, यही आपका राइट आंसर है। फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यानी संस्कृत के सभी साहित्यकार लेखक भी हैं और उनकी रचना आपके सामने है, मिलान करना है, फिर कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। तो कालिदास की रचना का नाम क्या है? 10 कुमार चरितम। भवभूत की रचना का नाम क्या है? उत्तर रामचरितम। दंडी की रचना का नाम है 10 कुमार चरितम। बाणभट्ट की रचना का नाम क्या है? कादंबरी। और श्री हर्ष की रचना का नाम क्या है? नैषधि चरितम। तो इस प्रकार आपका सही मिलान किया गया है। और यदि कूट के रूप में आप देखेंगे कौन सा उत्तर सही है, तो विकल्प 1 आपका राइट आंसर माना जाएगा। आप सभी लगा लेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा, रजा। कौन सा है इनमें से पुल्लिंग शब्द? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प 1 मजा, तो राइट माना जाएगा।
और बाकी सारे पुल्लिंग नहीं हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुत हिंदी भाख्यो। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुत हिंदी भाख्यो। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार पंक्ति है। नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कासिम शाह हंस जवाहिर। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3, तो ठीक माना जाएगा। यानी ये जो पंक्ति है नूर मोहम्मद की है और किस रचना से ली गई है? अनुराग बांसुरी से। ये पंक्ति उस समय उन्होंने लिखी है जब लोग उनको उलाहना देना शुरू कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि नूर मोहम्मद जी कहीं न कहीं हिंदू धर्म की ओर जा रहे हैं और हिंदू धर्म स्वीकार तो नहीं करने वाले हैं। तब उनको कहना पड़ता है हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुत हिंदी भाख्यो। यानी यद्यपि मैं बहुत ज़्यादा हिंदी बोलने का प्रचलन में लाने का काम करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुओं के मग पर अपने पैर रखने नहीं जा रहा हूँ। फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं? वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर, गोविंद मिश्र। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन हैं? इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 वीरेंद्र जैन, तो ठीक माना जाएगा। हम सभी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब हम प्रीत, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें जितना उनका उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। ये कथन जो है किस निबंध से लिया गया है? घृणा, प्रीति और लोभ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मित्रता। कौन सा आपका सही उत्तर होगा? किस निबंध से ये लिया गया है कथन? तो आप सभी इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब कर रहे हैं। विकल्प 1 तो राइट माना जाएगा, घृणा। आगे बढ़ते हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग। यानी उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है जोक। ये किस प्रकार की एकांकी है? तो आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर कर रहे हो। विकल्प 2 सामाजिक व्यंग, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। कौन सी मानी जाती है छायावाद की पहली रचना? आप सभी इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दे रहे हो विद्यार्थियों। विकल्प 4 तो राइट होगा। आपको बताना है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है और ये रचना किसकी है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, ये फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। क्रिया विशेषण वाला वाक्य इसमें कौन सा है? तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 3, तो ठीक होगा। यानी लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ये क्रिया विशेषण का वाक्य है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरिप्रसाद, हरिप्रसाद, हरिहर प्रसाद, राम प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है सही उत्तर? आप लोगों को फटाफट बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 2, तो ठीक माना जाएगा। यानी कि हरिप्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि इनका जो है वास्तविक नाम है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? वसुधा, आलोचना, साहित्य, वागर्थ।
क्या है सही उत्तर? भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो इस प्रश्न का आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो बिल्कुल सटीक आंसर माना जाएगा, यानी वागर्थ पत्रिका वहाँ से प्रकाशित होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है सही उत्तर? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो ठीक माना जाएगा, यानी श्रृंखला की कड़ियाँ। आगे बढ़ेंगे। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, इनमें से सभी। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन में विद्यार्थियों स्त्री अस्मिता की खोज, ये तो बात सही है, और स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, ये भी बात सही है, लेकिन पुरुष प्रभुत्व का विरोध, ये बात थोड़ा हमें सही नहीं लग रही है। स्त्री विमर्श के लिए सब कुछ करना चाहती, यानी स्त्री विमर्श हर प्रकार से स्त्रियों का भला चाहता है, लेकिन पुरुष प्रभुत्व का विरोध, ये बात थोड़ा हमें खटकती है। और जब दो बातें सही हैं तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर विकल्प 4 यानी सही माना जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरणगुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरणगुप्त, अंधायुग धर्मवीर भारती। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा जवाब सही है? हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की जो है प्रथम रचना आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी प्रथम रचना का नाम है करुणालय। जो गीत नाट्य है उसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। हम सभी अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास बाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। किसका ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन? तो आप सभी इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दे रहे हो विद्यार्थियों, विकल्प 3 किशोरीदास बाजपेयी, तो सही होगा। फिर उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। क्या है इसमें भला? आप सभी लोगों को बताना है। तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प 4, तो ठीक माना जाएगा, अर्थात भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है? ये अव्यय है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। किसकी रचना है वोल्गा से गंगा? तो आप सभी लोग जानते हैं रचना किसकी है। आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3 राहुल सांकृत्यायन, तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से और भी है आपके समक्ष, ये वोल्गा से गंगा की विधा क्या है, इसको आप सभी को बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चित्र, जिंदगी मुस्काई। इन्हीं 3 विकल्पों में से आपको अपना उत्तर देना है। एक विकल्प नीचे कट रहा है, तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा विकल्प 2, तो ठीक होगा, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है, क्या है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाम, भाषा की शक्ति। कौन सी रचना है संपूर्णानंद जी की?
तो इस प्रश्न का आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प 4 भाषा की शक्ति, तो ठीक होगा। यानी भाषा की शक्ति ये निबंध है किसका, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। और आपको बताना है आचरण की सभ्यता ये निबंध किसने लिखा है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति मोहन राकेश जी की नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। कौन सी रचना नहीं है मोहन राकेश जी की। तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 2 कन्यादान, तो ठीक होगा, क्योंकि कन्यादान ये सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। और आपको बताना है सरदार पूर्ण सिंह जी ये किस युग के निबंधकार हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दृश्य काव्य की विधा है। दृश्य मतलब जिसे देखा जा सकता है, नाटक, निबंध, उपन्यास, गीत काव्य। कौन सा है आपका सही जवाब। दृश्य काव्य की विधा कौन सी है। आप सब लोग अपना उत्तर दे रहे हो इस क्वेश्चन के लिए। कौन सा सही जवाब है। विकल्प 1। अगर आप उत्तर अपना दिए हैं नाटक, तो ठीक माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्दार्थ सहित वाक्य ही काव्य माना जाएगा। ये परिभाषा किसकी है। आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ। ये संस्कृत काव्यशास्त्र का आपका क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग अपना उत्तर कर रहे हैं। विकल्प 3 आचार्य भामा, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंद्र हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। पिता का, दादा का, परदादा का, भाई का। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है, नहुस नाटक लिखा है गिरधर दास जी ने, तो ये भारतेंदु के क्या हैं। तो आप सब जानते हैं क्या हैं, इसलिए सही उत्तर आना चाहिए। विकल्प 1 आपका जवाब आ रहा है, यानी पिता, तो राइट माना जाएगा। फिर हम सभी अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। कौन नहीं है इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए जवाब दे रहे हो अपना विद्यार्थियों। विकल्प 1 चतुर्भुज दास, तो ठीक माना जाएगा। ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, बल्कि वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और जो अष्टचाप की स्थापना होती है जो विट्ठलनाथ जी ने की है, तो उसमें प्रथम 4 जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और अंतिम 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी। क्वेश्चन है आपका, प्रतिधन आरोपण, यानी कौन सा शब्द बनेगा। प्रति आरोपण। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही उत्तर आपका बनेगा। तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 3 प्रत्यारोपण, तो राइट होगा। और आपको बताना है कि प्रत्यारोपण शब्द में कौन सी संधि है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अजायब घर किस प्रकार का शब्द है। देशी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द। किस प्रकार का शब्द है आपका अजायब घर। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प 2 विदेशी शब्द, तो राइट होगा आंसर आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है। प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यादर्श, भाषादर्श। आप सब लोग जानते हो दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प 3 काव्यादर्श, तो ठीक माना जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर बताना है 10 कुमार चरितम ये रचना किसकी है। अगला है, दैत्य धन अरिह बराबर दैत्यारिह, ये एक उदाहरण है, किस संधि का है। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। दैत्यारी शब्द में कौन सी शब्द संधि है। तो आप सभी इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दे रहे हैं विकल्प 2 यानी स्वर संधि, तो ठीक माना जाएगा। और स्वर संधि में भी ये कौन सी संधि है ये आप सभी को बताना है। अगला आपका क्वेश्चन है, कहा धन अप की संधि होगी। कपि, कपिहि, कर्पि, कोअपि। क्वेश्चन नंबर 98 आपके समक्ष है। का धन अप की संधि, यानी एक संधियुक्त शब्द आपका कौन सा बनेगा।
तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4 को, अभी तो राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है, यानी इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। राम दशरथस्य पुत्रः आसीत्, रामः दशरथस्य पुत्र अस्मिन्, दशरथ रामस्य जनकः आसीत्, रामस्य दशरथः जनकः अस्मिन्। कौन सा है सही आंसर आप लोगों का। तो इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आपका जवाब आ रहा विकल्प 1 तो ठीक होगा। यहाँ पे विसर्ग लगना चाहिए रामः में, तब सही होगा। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, राम दशरथ के पुत्र थे, यही आपका सही आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है ज्ञानिभिः सार्थम कदापि न द्विहते का अनुवाद है। ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता है, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है। कौन सा होगा सही उत्तर, आप लोगों को फटाफट से बताना है, अपना जवाब देना है। तो आपका आंसर आ रहा विकल्प 3 तो ठीक होगा, यानी ज्ञानिभिः सार्थम कदापि न द्विहते, ज्ञानी के साथ कभी बैर नहीं करना चाहिए, यही इसका सटीक अनुवाद होगा। फिर हम सभी लोग जो है आगे बढ़ चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में थे कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ मतलब जिनका गले से उच्चारण होता है, का खा, या रा, चा जा, टा आड़ा। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ विकल्प में जो दी हैं वो आपको बताना है। इसका सूत्र है विद्यार्थियों अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी छोटा बड़ा काखा गाघा अंगा और हा, ये सब किस में आते हैं, कंठ में आते हैं, अर्थात विकल्प 1 आपका आंसर आ रहा है तो राइट होगा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद, कौन सा है इनमें से तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने है, आपका जवाब आ रहा विकल्प 2 गोधूम तो ठीक होगा। और गोधूम का तद्भव क्या होता है, गेहूँ। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुँह, मर्म, प्रलाप, कौन सा इनमें से है तद्भव। तो आप सब इस क्वेश्चन का अपना उत्तर दे रहे हैं विद्यार्थियों। विकल्प 2 मुँह तो ठीक माना जाएगा, ये क्या है, तद्भव शब्द है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है शैतान की आंत का अर्थ क्या है। ये आपका मुहावरा है। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत, इसका अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 104 आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 नगण्य वस्तु तो ठीक माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुवस्वामिनी, कौन सा नहीं है नाटक जयशंकर प्रसाद का। आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प 3 तो ठीक माना जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है करबला नाटक किसने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है यानी कुछ प्रसिद्ध लंबी कविता से पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किस रचना की हैं, किस कविता की हैं। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम, राम की शक्ति पूजा, बादल राग पेशोला की प्रतिध्वनि। इन्हीं 3 विकल्पों में से आप लोगों को अपना उत्तर करना है। तो अगर कभी पढ़े हैं इस रचना को तो आप सब जानते होंगे ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। होगा फिर से दुर्धर्ष समर जड़ से चेतन का निस्वासर, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। ये सभी पंक्तियां जो हैं एक ही रचना की हैं। तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 यानी राम की शक्ति पूजा तो राइट माना जाएगा। और आपको बताना है राम की शक्ति पूजा ये रचना किसकी है और इसका प्रकाशन कब हुआ है। हम सभी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय।
किसका है ये प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? आप सभी लोग जानते हैं इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो इसका सही उत्तर आना चाहिए, हमें इंतज़ार है आपके जवाब का। आप लोग अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प 4, तो राइट होगा, अर्थात 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त जी। फिर उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं? बहुत ही शानदार रचना है ये, नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। तो चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की रचयिता कौन है? आप सब इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर दिए हैं विकल्प 2 गजानन माधव मुक्तिबोध, तो ठीक होगा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है धूमिल का पूरा नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, किस सप्तक में आते हैं केदारनाथ सिंह जी? क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है। आपका जवाब आ रहा विकल्प 3, तो ठीक होगा, यानी तीसरे सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। और आप सभी लोगों को अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करके देना है कि केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं, लेकिन तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार का शब्द है आपका पंकज? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो ठीक माना जाएगा, यानी पंकज आपका योग रूढ़ शब्द है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343, 344, 345, 346। आप सभी को इसका उत्तर पता है, इसलिए सटीक जवाब आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आप सभी लोग अपना उत्तर कर रहे हैं विकल्प 1। 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ है? 1826 कलकत्ता, 1828 कलकत्ता, 1826 बम्बई, 1828 मद्रास में। कौन सा आपका सही उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने है। आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1, तो ठीक होगा, यानी हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है जिसका नाम है उदंत मार्तंड, ये 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता है। और आपको बताना है कि इसके संपादक कौन थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, उपाय वही सही जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति होगी, आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन में विद्यार्थियों जवाब आ रहा है विकल्प 3, राइट माना जाएगा, अर्थात जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत जी की नहीं है? महापुराण, जय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, पौम चर्यु, कौन सी रचना इनमें से नहीं है पुष्पदंत जी की? तो क्वेश्चन नंबर 115 के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 4, पौम चर्यु, ये रचना जो है पुष्पदंत जी की नहीं है। और किसकी रचना है आपको बताना है। बाकी महापुराण, जय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, ये तीनों रचनाएं पुष्पदंत जी की हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सुख दुख के बीच में लगने वाला चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है? नाम इसका निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम। सुख दुख के बीच में विद्यार्थियों और साथियों कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो ये क्वेश्चन हमें क्या सीख दे रहा है यहाँ पर कि जो विराम चिन्हों का जो प्रकरण है उसको भी हमें ठीक प्रकार से पढ़ना है। 1-2 क्वेश्चन जो है परीक्षा में वहाँ से भी आएंगे और सारे विराम चिन्ह आपको पता होने चाहिए, जिसको हमने क्लास में दे भी रखा है। क्लास सारे विराम चिन्हों के ऊपर भी कराया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो इसमें जो चिन्ह आपका लगा हुआ है विद्यार्थियों, आपका सही उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो ठीक होगा, यानी योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का काम क्या है? जब 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जितेंद्रीय, अजेय, जलचर, जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
तो आपका जवाब आ रहा विकल्प 4 जिज्ञास तो राइट माना जाएगा। और जितेंद्रिय उसे कहते हैं जो इंद्रियों को जीत लेता, जलचर उसे कहते हैं जो जल में चलता है, अजय जिसको कोई हरा नहीं सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? राय कृष्णदास, कन्हैया लाल, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, हरिशंकर, परसाई। कौन सा अज्ञेय का पूरा नाम है? कौन सा सही उत्तर होगा आपको बताना है विद्यार्थियों फटाफट से। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प 3 तो राइट होगा, यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मीलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म, किसमें नहीं है उपसर्ग? तो जो मिलान शब्द है विद्यार्थियों आपका विकल्प ए उत्तर आ रहा तो ठीक माना जाएगा। इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, मी कोई उपसर्ग नहीं होता, और मी को अलग कर लेंगे लान, ये भी कोई शब्द नहीं बनेगा सार्थक। और मिलान में क्या है? आपका प्रत्यय हो सकता है लेकिन उपसर्ग नहीं। सुपुत्र में सु उपसर्ग है, सुकर्म में भी सु है, अधर्म में उपसर्ग है, और उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। अगला क्वेश्चन है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? सुग्गा, सौत, फुर्ती, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर आपका? क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने है। तो स्फूर्ति ये आपका तत्सम है, और इसके लिए अगर आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3 फुर्ती तो सही माना जाएगा, यानी स्फूर्ति शब्द का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा आपका फुर्ती। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श। इसके लेखक कौन है? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प 4 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तो राइट होगा, इन्हीं का ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति लिखी गई है रहीम दास द्वारा, कबीर दास द्वारा, मलूक दास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। किसकी है ये पंक्ति? पराधीन सपने सुख नाही कति विधि सृजी नारी जग माही। पराधीन सपने सुख नाही कति विधि सृजी नारी जग माही। तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 4, यानी तुलसीदास के रामचरितमानस से ये पंक्ति ली गई है, जो कि चौपाई छंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है? कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, और जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2 अपादान कारक तो राइट जवाब माना जाएगा। फिर आप सभी के समक्ष अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? यहाँ भी उपसर्ग से क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने। दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर, किसमें जो है उपसर्ग है? कौन सा शब्द है आपका सही? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 पराजय तो राइट आंसर माना जाएगा, यानी पराजय में उपसर्ग है, बाकी दशक, लालिमा, कारीगर में क्या है? आपका प्रत्यय है। फिर आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न आपके सामने है, सभी को बताना है। आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। तो आचार का क्या हो सकता है सही जवाब? अत्याचार तो होगा नहीं, और बाकी संशय आपके लिए बन सकता है। तो आचार का विलोम सटीक क्या होगा? आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प 1 अनाचार तो राइट आंसर माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2010 के मॉडल पेपर को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहिए, यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण ही हम आप सभी को अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर कक्षाएँ दे पाते हैं। और उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद, साथियों का, जो लगातार
अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को हम पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।